सरोज 12:30 बज चुके हैं। हाँ, शादी का दिन भी निकल आया। कितने काम पड़े हुए हैं और भोर होते ही देवी के मंदिर जाना है, पूजा करनी है। अब तो ये सब छोड़ो। अरे आंटी जी, आप हमारा डांस बंद करवा रहे हैं और वो ऊपर जो विकी भैया की बैचलर पार्टी का हंगामा चल रहा है, उन्हें जाके कुछ बोलिए ना। पता चला जिसकी शादी है उसका तो आज जगराता ही हो रहा है। अरे बेटा, तू उसकी टेंशन मत ले, शादी की जल्दी तो सबसे ज्यादा उसे ही होगी। गाइस, मेरी आजादी की आखिरी रात में साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वेलकम ब्रदर। यार वो क्या है कि पार्टी रैप अप करते हैं अभी। रैप अप? अरे कल यार घर में एक पूजा है सुबह सुबह। यार पूजा नाम की तो गर्लफ्रेंड भी थी तेरी, उसे याद कर लेना, हो जाएगी पूजा। वैसे भी विकी अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड्स को भूल चुका है। He is a changed man. अभी तो प्राची का विकी है ना? Let him sleep. हम सब चलते हैं। चले राजीव? राजीव चलो। विकी, मेरे भाई मेरा शादी है तेरी। विकी तू मेरे को घर भेज रहा है? हाँ भाई, मैं भी आ रहा हूँ। चल तू गाड़ी में। तू आ रहा है मेरे साथ? हाँ मैं आ रहा हूँ। गाड़ी तुम ही ड्राइव करना, पहुंचते मुझे SMS कर देना। विकी, तुम बहुत बदल गए हो। ये सब प्राची की वजह से है ना? काश कि ये चेंज पहले आ गया होता। गुड नाइट। गुड नाइट। शादी मुबारक। अलका, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। आंटी विकी कहाँ है? क्या हुआ मिसी, क्या बात है? आंटी विकी कहाँ है? वो अपने कमरे में सो रहा है। क्या बात है? बट क्या हुआ विकी? अरे क्या बात है, बताओ ना। विकी, 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 आंटी जी ऊपर आइए। क्या हो गया? क्या हो गया मेरे बेटे को? विकी को, अरे क्या हो गया मेरे बेटे को? विक्की, मेरा बच्चा, क्या हुआ बेटा? विकी को, विक्की, क्या हुआ? अलका, पड़ोस के डॉक्टर गुप्ता को लेकर जल्दी। क्या हो गया? क्या हुआ? मुझे नहीं पता बाबा जी। रात के 2:45 बजे मुझे विकी का मेल आया था। सुबह मैंने देखा, उसमें लिखा था कि विकी सुसाइड करने वाला है। कुछ समझ में नहीं आया, मैं यहाँ आ गई और यहाँ आके देखा तो हेलो, पुलिस स्टेशन। शादी जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है। विक्की उर्फ विक्रांत जायसवाल, उम्र 30 साल। जिस दिन वो एक नई जिंदगी में कदम रखने वाला था, उसी सुबह उसके कमरे में उसकी लाश पड़ी थी। देर रात लगभग 2:45 बजे उसने अपनी बिजनेस पार्टनर अमीशी को एक मेल भेजी थी, जिसके मुताबिक वो आत्महत्या करने वाला था। और उसी रात वो देर तक अपने दोस्तों के साथ था, खुश था। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसने खुदकुशी कर ली? बड़ी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया आज, किसी की नजर न लगे। अच्छा, अब तू जल्दी से तैयार हो जा, पूजा करनी है, पंडित जी आते ही होंगे। मम्मी जी का फोन है। हेलो, गुड मॉर्निंग मम्मी जी।
हुआ प्राची? प्राची बोलो कुछ। हेलो शारदा जी, क्या हुआ? सर पूरा कमरा चेक कर लिया, लेकिन कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे ये पता चले कि इसने सुसाइड किया है। ना ही नींद की गोलियां, ना ही जहर के बॉटल्स, जबकि इसके चेहरे का कलर देखकर लगता है कि इसने जहर खाया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। उस कमरे में जितनी भी चीजें, ग्लास, बॉटल्स, प्लेट्स, सब फॉरेंसिक लैब भेजो। उस कमरे को सील कर दो। ओके सर। पार्टी के बाद आखिर में इस कमरे में कौन आया था? अलका, रात को तू आई थी ना कमरे में? साहब, मैं तो सिर्फ पानी देने गई थी। मैंने पानी दिया और वापस अपने कमरे में आकर सो गई। कहाँ की है तू? अम्बाला से हूँ साहब। कितने साल से काम कर रही है यहाँ? 4 साल से हूँ साहब। पूरी ईमानदारी से काम करती हूँ। आप चाहे तो मालकिन से पूछ लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने कहा तूने कुछ किया? जब तक तहकीकात चल रही है तू कहीं नहीं जाएगी। सर, मैं विकी का मामा समीर अरोड़ा हूँ। जब मुझे मालूम पड़ा कि ये सुसाइड केस है तो मैंने आपको बुला लिया। और हमारे पड़ोस में डॉक्टर गुप्ता रहते हैं, मैंने उनको भी बुला लिया था। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? यहीं इसी घर में? जी नहीं, मैं जयपुर रहता हूँ। भांजे की शादी में आया था। जब सुबह सुबह हम शादी की तैयारी कर रहे थे तो अमीशी आई थी। आंटी, आंटी विक्की कहाँ है? वो अपने कमरे में सो रहा है। उसी ने कहा था कि विक्की ने देर रात उसे सुसाइड ईमेल भेजा था। रात के 2:45 बजे मुझे विक्की का मेल आया था। सुबह मैंने देखा, उस पर लिखा था कि विक्की सुसाइड करने वाला है। सर मेरे पास है, आप खुद ही पढ़ लीजिए। आप खुद पढ़िए। जी, मैं डियर अमीशी, सोचा था तुम्हें भूल जाऊंगा, लेकिन भुला नहीं पाया। प्राची से कल मेरी शादी है, जो मैं करना नहीं चाहता। प्यार तो उससे करता नहीं और उसे ना भी नहीं कह सकता। बहुत देर हो चुकी है। उसके साथ एक झूठी जिंदगी नहीं जीना चाहता। सच में बहुत देर हो चुकी है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने तो मेरा हाथ छोड़ दिया उस वक्त जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैंने सोचा था कि जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगा, लेकिन नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे सकता। अमीशी, मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ और तुम्हारे रहूंगा। बस कर अमीशी, बस कर, बस कर। आंटी जी, ये सब झूठ है। मेरा विक्की तो इस रिश्ते से बहुत खुश था। वो शादी करना चाहता था। अगर ऐसा रहता तो अपनी माँ से क्यों नहीं बताता? आंटी जी, तुम झूठ बोल रही हो। तुमसे तो विक्की का रिश्ता कब का खत्म हो चुका था। वो तुम्हें भूल गया था। दीदी, तुम्हें भूल गया था मेरा बेटा। दीदी संभाला। अमीशी शायद सही कह रही हो। कल विक्की बहुत परेशान था, मुझसे कुछ कहना चाहता था। क्या कहना चाहता था? हाँ पुत्र, क्या बात है? आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बताओ। आप अमीशी को तो जानते ही, उसी के सिलसिले में कुछ बात करनी है मुझे। अमीशी पार्ट टाइम एक्स गर्लफ्रेंड और फुल टाइम बिजनेस पार्टनर। हाँ जी। देख पुत्र, कल तेरी शादी है तो आज ये एक्स गर्लफ्रेंड को क्यों याद कर रहा है? मेरी बात मान, ये जो पुरानी गर्लफ्रेंड है ना, ये सड़ी हुई बियर की तरह है। पियोगे तो पेट खराब हो जाएगा, नशा भी नहीं होगा। ये अमीशी विमीशी को छोड़। हाँ, मैं अभी हलवाई के पास जा रहा हूँ, फिर फुर्सत से बात करेंगे। मामा जी, हाँ। फिर काम के दौड़ भाग में मैं विक्की से बात नहीं कर पाया, लेकिन वो अमीशी के बारे में कुछ कहना चाहता था। आप सब लोग कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर नहीं जा सकते। जब जिसकी जैसी जरूरत पड़ेगी
पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा। माँ का कहना है कि बेटा शादी से खुश था, लेकिन बेटा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को लिखकर भेजता है मेल में कि वो शादी से खुश नहीं था, इसलिए उसने सुसाइड किया। लेकिन सर कमरे में ऐसा कुछ मिला ही नहीं, तो फिर सुसाइड किया तो किया कैसे? ईमेल अमीशी को आया था और मामा का भी कहना यही है कि विकी शादी से एक दिन पहले अमीशी के बारे में ही कोई बात करना चाहता था। सिर्फ ईमेल से ही ये साबित नहीं होता कि ये सुसाइड का केस है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। तब तक एक काम करो सर, अमीशी और विकी के बीच में जो भी बातचीत हुई है फोन पे या ईमेल पे, वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो। ओके सर। और हाँ, उस रात वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे सबकी स्टेटमेंट लो, अच्छी तरह से पूछताछ करो। ओके सर। खासतौर पर उस नौकरानी अलका की, कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। हम अपनी तहकीकात अमीशी से शुरू करेंगे, उसे पुलिस स्टेशन बुलाओ। विक्की का ईमेल इस बात का सबूत था कि उसने खुदकुशी की थी, लेकिन पुलिस को विक्की के कमरे से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था जिससे यह साबित हो सके कि विक्की ने खुदकुशी कैसे की थी। पुलिस को इंतजार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। शक की सुई सबसे पहले अमीशी पर ही आकर रुकी थी। अमीशी जिसने कभी विक्की से प्यार किया था, क्या वो उसकी मौत की जिम्मेदार हो सकती थी? आप दोनों की प्रेम कहानी किस मोड़ पे आके रुकी थी? सर 3 साल पहले मैंने और विक्की ने मिलकर ये कंपनी शुरू की थी। हम अच्छे दोस्त थे, बिजनेस पार्टनर थे, और देखते ही देखते हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन जल्दी मुझे रियलाइज हो गया कि मैं और विक्की अच्छे दोस्त रह सकते हैं, बिजनेस पार्टनर रह सकते हैं, लाइफ पार्टनर नहीं बन सकते। हम दोनों के रास्ते अलग हो गए। हम दोनों ने अपने काम पर फोकस करना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक था हमारे बीच में। इनफैक्ट मेरी वजह से कंपनी की इतनी बड़ी डील फाइनल होने से रह गई। कंपनी को इतना बड़ा लॉस हुआ था, लेकिन विक्की, उसने मुझे सपोर्ट किया, मेरा सहारा बना। अरे यार, एक क्लाइंट ही तो गया है, दुनिया थोड़ी इधर से उधर हो गई है। चेयर अप। बट विक्की इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, सब मेरी वजह से गड़बड़ हो गई। आई एम रियली सॉरी। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना विक्की? मैं भला तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? हमारी दोस्ती मजबूत थी। अतीत को हम दोनों भुला चुके थे। आप भुला चुकी थी, विक्की नहीं। सर इसी बात से तो मैं शॉक्ड हूँ कि हम दोनों के बीच में तो सब ठीक था। हम अच्छे से बात करते थे और उसे प्राची के साथ देखकर मैं खुश थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो प्राची के साथ खुश था। लेकिन ये सुसाइड नोट, ये ईमेल और समीर मामा जी की बात को लेकर सर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिर विक्की के मन में चल क्या रहा था। आइडिया होता तो क्या करती? विक्की के पास वापस चली जाती? नहीं सर, मैं विक्की से मिलती, उससे बात करती, उसे समझाने की कोशिश करती। बहुत देर हो चुकी है। वैसे कल की रात कहाँ थी? कल ऑफिस में थी सर। हे, लेट्स गो मिशी। तुम्हें विक्की की बैचलर पार्टी में नहीं जाना है क्या? हे निखिल, यू कैरी ऑन। आई मीन इतना सारा काम मेरे सर पे पड़ा है, एंड यू नो व्हाट, मैं पार्टी मिस करना बेटर समझूंगी, लेकिन विक्की की शादी मुझे बिल्कुल मिस नहीं करनी। मुझे पता था विक्की मुझसे नाराज होगा। हाय विक्की। क्या अमीशी, कहाँ है यार तू? पार्टी में क्यों नहीं आई? अरे यार, तेरे हिस्से का काम भी मैं ही कर रही हूँ, और वैसे भी मैं कैसे आ सकती हूँ? इतना सारा काम पड़ा है। मैं कल के लिए कोई भी टेंशन नहीं चाहती, क्योंकि कल मुझे तेरी शादी एंजॉय करनी है। चल ठीक है, सी या, टेक केयर, बाय। मैं बैचलर पार्टी पे नहीं जा सकी, क्योंकि मैं देर रात तक ऑफिस में काम करती रही और घर जाकर सो गई थी। आप जो कह रही हैं और जो मेल कह रहा है, वो दो अलग अलग कहानियां हैं। इसमें सच्चाई क्या है और कहानी क्या है, ये तो हम पता लगा ही लेंगे। लेकिन आप एक बात समझ लें, आप इस केस में बहुत बुरी तरह से फंस रही हैं, और आपके पास सिर्फ एक रास्ता है। हमें सब कुछ सच सच बताइए। सब मुझे जो पता था मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा मैं कुछ जानती नहीं सर। सर हॉस्पिटल से डॉक्टर का फोन आया था, हमसे कुछ बात करनी है उनको। पोस्टमार्टम से पता चला है कि मौत पोटेशियम साइनाइड की वजह से हुई है। क्या? पोटेशियम साइनाइड? यस, डेड बॉडी की इंडेक्स फिंगर पर और जुबान पर साइनाइड के ट्रेसेस मिले हैं। डॉक्टर साहब, मौत कितने बजे हुई है? रात 1:30 से 2 के बीच। 2:45 के आसपास? नहीं सर, 1:30 से 2 के बीच। रात के 2:45 बजे मुझे विकी का मेल आया था। सुबह मैंने देखा, उसमें लिखा था कि विकी सुसाइड करने वाला है।
एक बंदे के पर्सनल ईमेल आईडी अकाउंट से सुसाइड नोट आता है रात के 2:45 बजे और उसी बंदे की मौत होती है 1:30 से 2 के बीच में। मरने के बाद सुसाइड नोट कैसे भेज सकता है कोई? सर इसका मतलब यह है कि विकी की मौत के बाद किसी और ने उसके अकाउंट से मेल किया था मिशू को। कुमार, ये सुसाइड का केस हो ही नहीं सकता। वेल प्लान मर्डर केस है। कोई आदमी साइनाइड का इस्तेमाल क्यों करेगा? ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि मेडिकल स्टोर पे गए, खरीदा, खाया और मर गए। इट्स अ रेयर केमिकल। यस सर। और सुसाइड के और भी तरीके हैं। इंडेक्स फिंगर और जुबान पर साइनाइड के ट्रेसेस मिले हैं। तुमने उस रूम की हर चीज भेज दी थी फॉरेंसिक लैब? हाँ सर, खाने पीने की सारी चीजें सब फॉरेंसिक लैब भेज दी थी, जैसे प्लेट्स, ग्लास, बियर बॉटल्स सब। लैब से पता करो कि किसी भी चीज पे साइनाइड का ट्रेस मिला? ओके सर। विकी के फोन कॉल्स और ईमेल्स, पर्सनल और बिजनेस, जितनी भी चीज है सबकी इंफॉर्मेशन निकलवाओ। कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है, ऑफिस का, घर का। राइट सर। ये मर्डर केस है। वो शातिर मुजरिम को लग रहा हो कि वो हमारे साथ खेल खेल रहा है। सुसाइड का बहुत अच्छा सीन क्रिएट किया है उसने। अब यही खेल हम उसके साथ खेलेंगे। उसे लगना चाहिए कि हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन सुसाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, जबकि हम मर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। साइनाइड एक ऐसा केमिकल है जो हर किसी को आसानी से उपलब्ध नहीं होता। ये केमिकल कुछ खास इंडस्ट्रीज जैसे कि फोटोग्राफी, गोल्ड, डायमंड माइनिंग और इंस्टीट्यूशनल रिसर्च में इस्तेमाल होता है। तो फिर विकी, जो कि एक एड एजेंसी का मालिक था, उसके पास ये साइनाइड कहां से आया था? पुलिस को बहुत जल्दी अंदेशा हो गया था कि ये सुसाइड नहीं मर्डर था। ये खून हुआ था जिसे खुदकुशी का अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन वो कौन था जो शादी से एक रात पहले विकी का उसी के घर में कत्ल कर सकता था? पुलिस के शक के घेरे में इस वक्त विकी के सभी करीबी लोग थे। उनके इन्वेस्टिगेशन की सबसे अहम कड़ी थी वो साइनाइड जिससे विकी की मौत हुई थी। लेकिन वो उसे कैसे दिया गया था, इस बात का अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। जिस ग्लास में नौकरानी अलका विकी के लिए पानी लेकर गई थी उसमें और उस कमरे में जितने भी बियर बॉटल्स, ग्लास, प्लेट्स मौजूद थे, किसी में साइनाइड के ट्रेसेस नहीं मिले। ये साइनाइड आया तो आया कैसे? कौन ला सकता है? ऐसे कौन से बिजनेस है जिसमें ये इजीली अवेलेबल है? क्योंकि कुमार, वो शादी का घर था, बहुत सारे लोग थे। क्योंकि ये तो संभव है ही नहीं कि कोई बाहर का आदमी आया होगा और चुपचाप साइनाइड देके निकल गया होगा। कोई आसपास का ही है जो इन्वॉल्व है। कुमार सर, तुमने विकी के कमरे की हर चीज भेज दी थी फॉरेंसिक लैब? नहीं सर, सिर्फ खाने पीने की चीजें ही भेजी थी। और कुछ किताबें थी और फाइल्स थी, वो भेजी? नहीं सर। उसके कमरे को रिविजिट करो और छोटी से छोटी चीजें भी फॉरेंसिक लैब भिजवाओ। कहीं ना कहीं पोटेशियम साइनाइड के ट्रेसेस मिलेंगे। ओके सर। और हाँ, विकी को आखिरी बार जिंदा उसकी नौकरानी अलका ने देखा था। और जब हम उससे बातचीत कर रहे थे तो विकी की बुआ के चेहरे पे एक अजीब सा रिएक्शन था। राइट सर। विकी की बुआ से बातचीत करो। ओके सर। उस दिन आप नौकरानी अलका के बारे में कुछ कहना चाहती थी? हाँ, मैंने ही अलका को विकी के रूम में भेजा था। विकी के सारे दोस्त जा चुके थे और भाभी ने कहा कि विकी के कमरे में पानी भिजवा दो। मैंने अलका को भेज दिया। अब पानी देने में तो सिर्फ थोड़ा ही समय लगता है, लेकिन ये कुछ 15-20 मिनट के बाद आई है वहां से। ये बात मैंने भी सोची कि इसने इतनी देर क्यों लगा दी कमरे से आने में। चल अब सच सच बता दे, नहीं तो और पढ़ेंगे। विकी को पानी देने में इतना टाइम क्यों लगा है? बोल। सच बता दिए कि सामी सच है कि मुझे टाइम लगा था, लेकिन विकी साहब ने मुझे खुद रोका था। साहब, अलका, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। नाराज है हमसे? तेरी नाराजगी सिर्फ इस बात की ना कि हमने तेरी राजा से शादी तोड़वा दी। तू राजा के बारे में जानती नहीं है। उस शादी के नाम पे पता नहीं कितनी लड़कियों को ऐसे घुमाता। तुझे हम पे भरोसा है। देख, तू बेशक यहाँ काम करती, लेकिन तू हमारे घर के सदस्य की तरह है। हम पे भरोसा कर। हमने तेरी भलाई के लिए जो किया है। वो मेरा भला सोचते थे, तो फिर मैं क्यों मारूंगी उनको?
सर अलका झूठ नहीं बोल रही है, मैंने उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करवा लिया है। और सर वैसे भी इतनी सोची समझी साजिश को अलका कैसे अंजाम दे सकती है? दे सकती है। हो सकता है किसी ने उसे मोहरा बनाया हो। बड़े बड़े घरों के नौकर ऐसी वारदातों को अंजाम दे देते हैं और जिसके बारे में किसी को भनक भी नहीं होती। जब तक असली मुजरिम पकड़ा नहीं जाता वो शक के दायरे में है। अमीशी और विकी की प्रेम कहानी इस मर्डर की जड़ है, उसे कुरेदना होगा। ये काम करते, विकी के ऑफिस चलते, लोगों से पूछताछ करते, शायद उनकी प्रेम कहानी का कोई नया अध्याय सामने आ जाए। आओ। ओके सर। आप तो शुरू से इस कंपनी में विकी और अमीशी के साथ थे ना? जी। दोनों को अच्छी तरह से जानते होंगे? जी। विकी और प्राची की शादी होने वाली थी, इस बात का अमीशी पे क्या असर हुआ था? विक्की मेरा दोस्त था, उसके बारे में झूठ तो नहीं बोलूंगा। बड़ा ही दिलफेक बंदा था वो, यंग था, सक्सेसफुल था, पर बड़ी कम उम्र में ही उसने काफी शोहरत भी हासिल कर ली थी। लड़कियों की भी कमी नहीं थी सर, उसको किसी के साथ लॉयल नहीं था, एंड ऑब्वियसली ये बात अमीशी को पसंद नहीं थी। हाँ भाई राजीव, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रेजेंटेशन रेडी? जी सर। कम कैबिन में आओ। सर अमीशी को साफ पता था कि लड़कियां विक्की की बहुत बड़ी कमजोरी है। ब्रेकअप तो होना ही था, और तभी उसकी जिंदगी में प्राची आ गई। सर उसकी लाइफ एकदम से चेंज हो गई। सर विक्की जैसा इंसान 1 साल के अंदर प्राची के साथ सेटल हो जाना चाहता था, पर शायद ये बात अमीशी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। अमीशी ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाई, ये आपको कैसे पता चला? अमीशी ने आपको कुछ बताया? बताया तो कुछ नहीं, लेकिन उसके बिहेवियर से पता चलता था। वो जबरदस्ती विक्की को ऑफिस में उलझा कर रखती थी, मीटिंग्स डिले करती थी, ताकि विक्की के पास प्राची के लिए वक्त ना रहे, और इस वजह से विक्की भी काफी अपसेट था। इवन वो ये कंपनी डिसॉल्व करने के बारे में भी सोच रहा था। सर उस रात वो बहुत खुश था, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि उसने सुसाइड क्यों किया। और हम सबको पता है कि वो प्राची से बेहद प्यार करता था, फिर उसने ऐसा क्यों किया? और सर अगर उसने सुसाइड किया भी तो उसने अमीशी को सुसाइड नोट क्यों मेल किया? क्या सच में विकी कंपनी डिसॉल्व करना चाहता था? जी सर, उसने सोचा था। इस बात को लेकर आप दोनों के बीच में कभी कोई झगड़ा हुआ? इन्फॉर्मेशन पहले आपने क्यों नहीं दिया हमें? सर मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा, और वैसे भी विकी कंपनी डिसॉल्व नहीं करना चाहता था। आई एम श्योर प्राची उसे ऐसे करने पे मजबूर कर रही थी। प्राची? पर वो ये क्यों करना चाहेगी? सर मैं आपको अपने और विकी के रिलेशनशिप के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन प्राची से मिलने से पहले हम दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका था। लेकिन प्राची, उसे लगता था कि विकी और मेरे बीच में अभी भी कुछ है। वो विकी को लेकर बहुत इनसिक्योर हो चुकी थी, उसे बार बार फ़ोन करती थी, उससे पूछती थी कि वो कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है। प्राची की इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती जा रही थी और उन दोनों के बीच में टेंशन्स भी। सर विकी को वीडियो चैट करनी पड़ती थी प्राची को ये विश्वास दिलाने के लिए कि वो ऑफिस में ही है। इनफैक्ट मैंने एक बार उन दोनों को झगड़ा करते हुए भी सुना है सर। आई टोल्ड यू ना, तुम इस बिजनेस मीटिंग पे बिल्कुल नहीं जा रहे हो, और वो अमीशी उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। प्राची मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। Whatever. सर मुझे पूरा यकीन है कि कंपनी डिसॉल्व करने का आइडिया भी प्राची का ही होगा। विकी ऐसा क्यों करेगा? कंपनी प्रॉफिट में थी, हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, वर्क इक्वेशन था, तो विकी सडनली ऐसा डिसीजन क्यों लेगा? मुझे आपका लैपटॉप चाहिए और ईमेल्स के सारे इंफॉर्मेशन। बट सर वो तो मेरा पर्सनल लैपटॉप है, उसमें कंपनी की फाइल, डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स और कॉन्फिडेंशियल थिंग्स है। आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं दे सकती। ये पुलिस केस है, आपके बिजनेस पार्टनर की मौत हुई है, अब तो ना कुछ पर्सनल है और ना ही कॉन्फिडेंशियल। कुमार सर, इनका लैपटॉप साइबर क्राइम में भिजवाओ और पिछले कुछ महीने की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो रिट्रीव करो। ओके सर। आप जा सकती हैं। जी। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे आपको। थैंक यू सर। इनके साथ जाओ। इंटरेस्टिंग। राजीव कहता है कि प्राची को लेकर अमीशी इनसिक्योर थी। अमीशी का कहना है कि प्राची इनसिक्योर थी। राजीव कहता है कि विकी इस कंपनी को डिसॉल्व करना चाहता था। अमीशी कहती है कि प्राची का प्रेशर था।
हो सकता है विकी भी अपने मामा जी से इसी बात को लेकर कुछ बात करना चाहता हो सकता है सर, विकी के फोन कॉल की डिटेल्स आ गई है। उस रात विकी के फोन पे आखिरी कॉल प्राची शर्मा का था, रात 1:30 बजे। डॉक्टर साहब, मौत कितने बजे हुई है? रात 1:30 से 2 के बीच। प्राची अभी किसी सवाल का जवाब देने की हालत में नहीं है। हम आपकी बात समझ सकते हैं, लेकिन मेरा उससे बात करना बेहद जरूरी है। प्राची अभी बहुत सदमे में है। जो होना था सो हो गया। केस को इन्वेस्टिगेट करना हमारी ड्यूटी है। विकी के साथ उस रात क्या हुआ ये हमें जानना है, और इसके लिए आपकी बेटी प्राची से बात करना बेहद जरूरी है। उस रात विक्की से जिसकी बात हुई थी लास्ट, वो आप थी। जब आपकी बात हुई तो आपको जरा सा भी एहसास हुआ कि वो कुछ ऐसा कर बैठेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बहुत खुश था उस रात। रोज रात हम दोनों सोने से पहले एक दूसरे से बात करते थे। उस रात भी। यस माय स्वीटहार्ट, कैसी हैं आप मिस प्राची शर्मा? जस्ट वेटिंग टू बिकम मिसेस जायसवाल। बस अब कुछ ही घंटों की तो बात है। और हाँ, मेरे वहां आने के बाद में मैं तुम्हें रात को ऑफिस का काम नहीं करने दूंगी। अरे मेरी जान, तुमसे शादी करने के बाद वैसे ही मुझे टाइम नहीं मिलेगा ऑफिस का काम करने का। झूठे। अच्छा, तुम जानती नहीं हो विकी जायसवाल अपनी जबान देता है तो मुकरता नहीं। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। अच्छा चलो, आप जल्दी से सो जाओ, कल सुबह से रस्में भी शुरू हो जाएंगी। अरे एक छोटा सा काम बाकी रह गया है, वो अमीशी ने फाइल भेजी है, बस एक बार देख लूं। अब शादी के बाद तो वैसे भी टाइम मिलने वाला नहीं है फाइलें देखने का। बस 10 मिनट में सोता हूँ मैं, तुम सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। विकी के नेचर को देखते हुए और ये जानते हुए कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अमीशी उसकी 50% बिजनेस पार्टनर थी, आपको जरा सी भी इस बात की तकलीफ थी? शुरू में थोड़ी इनसिक्योरिटी फील होती थी, लेकिन बाद में विक्की ने मुझे पूरा विश्वास दिलाया कि वो मुझे बहुत प्यार करता है। वो फ्लर्टी जरूर था, लेकिन झूठा नहीं था। अगर वो मेल उसकी मेल आईडी से नहीं आया होता ना, तो शायद मैं ये कभी विश्वास ही नहीं करती कि वो नोट विक्की ने लिखा है। सर, विकी के मेल रिकॉर्ड से ये पता चला है कि उसके मामा समीर अरोड़ा ने उसकी कंपनी से 50 लाख का लोन लिया था, जो कि अभी तक वापस नहीं किया है। और सर, ये भी पता चला है कि उसके मामा का डायमंड का बिजनेस है, और डायमंड इंडस्ट्री में साइनाइड पॉलिशिंग और क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। यस कुमार सर, विक्की के मामा ने ये बातें हमसे छुपाई हैं, उसे पूछताछ करेंगे। चलो। आपके भांजे की मौत साइनाइड की वजह से हुई है। आप डायमंड मर्चेंट हैं, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? आप शक के दायरे में हैं। मैं अपने भांजे को क्यों मारूंगा? क्योंकि आपने उसकी कंपनी से 50 लाख रुपए का लोन लिया है, और ये बात आपने अब तक हमसे छुपाई है। हाँ, ये सच है। मैंने अपने भांजे के कंपनी से 50 लाख रुपए का लोन लिया था, और लौटाने में देर हो रही थी। 1-2 बार विक्की ने भी इस बारे में मुझसे बात की थी, और ये भी कहा था कि उसे पार्टनर को जवाब देना पड़ता है। अमीशी ने भी उससे पूछा था कि मैं वो लोन कब तक चुकाऊंगा। ये तो सब बिजनेस की बातें हैं। वो मेरा भांजा था, मैं 50 लाख रुपए के लिए उसकी जान क्यों लूंगा? जिस रात आपके भांजे की मौत हुई, हो सकता है वो आपसे इसी बारे में बात करना चाहता हो, कहना चाहता हो कि अमीशी ने फिर से याद दिलाया है। हो सकता है, लेकिन उस वक्त मैंने मजाक में ले लिया था। मैंने कहा था कि एक्स गर्लफ्रेंड है, भूल जाओ बस। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या सर? एक मिनट। सर, मैंने अमीशी का लैपटॉप चेक किया। उसके ईमेल अकाउंट से पता चलता है कि उसने डायमंड कंपनी का एक वेबसाइट बनाया था, और उसी वेबसाइट से उसने साइनाइड का ऑर्डर प्लेस किया था 15 दिन पहले, जिसकी डिलीवरी उसके ऑफिस में ही हुई थी। और सर, जब हमारी टीम वहाँ पर पहुंची तो पता चला वहाँ पर ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं। इसका मतलब कि अमीशी ने नकली वेबसाइट बनाकर वो साइनाइड परचेस किया है। अगर विक्की के मामा अमीशी के साथ प्लान में शामिल हैं, तो साइनाइड खरीदने के लिए उन्हें इतनी लंबी यात्रा तय करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काम करो, अमीशी को बुलाओ, सच क्या है वही बताएगी। सर, कौन सी डायमंड कंपनी और कौन सा साइनाइड परचेज? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपके लैपटॉप से ही इंफॉर्मेशन मिली है। हमें साइनाइड का सैंपल ऑर्डर भी प्लेस किया था तुमने। सर, मुझे नहीं पता ये सब किसने किया और क्यों किया। सर, फॉरेंसिक लैब्स एक्सपर्ट हैं, हमको बुलाया। आपका अंदाजा सही था इंस्पेक्टर।
इस फाइल के हर पेज पर साइनाइड के ट्रेसेस मिले हैं। फोरेंसिक टेस्ट से सामने आया कि साइनाइड के ट्रेसेस उस फाइल पर थे जो मौत की रात विक्की के पास थी। कोई था जो जानता था कि विक्की उस रात फाइल को देखेगा और उसके पन्ने पलटेगा। साइनाइड उसी ने लगाया था, मगर वो शातिर दिमाग था कौन? किसने वो फाइल्स भेजी थी? सर विक्की के ऑफिस में मैंने पता किया है, वो फाइल राजीव ने ही विक्की को दी थी और उसने ये भी कहा था कि अमीशी ने वो फाइल भिजवाई है। और सर उसने ये भी कहा था कि अमीशी चाहती है वो रात में ही पेपर्स पे साइन करते हैं। सर अमीशी ने ही फर्जी डायमंड कंपनी की वेबसाइट बनाई और उसने साइनाइड का ऑर्डर प्लेस किया। सर उसके पास खून करने का मकसद भी है। विक्की कंपनी डिसॉल्व करना चाहता था जिसमें अमीशी को नुकसान होता और विक्की के रास्ते से हट जाने पर अमीशी को वो सब कुछ मिल सकता था। और फिर प्लान के मुताबिक अमीशी ने वो सुसाइड नोट खुद को ही मेल किया। नहीं कुमार, मुझे नहीं लगता कि अमीशी इसमें गुनहगार है। कोई और है जो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये ईमेल भी हमें गुमराह करने के लिए था। अमीशी को फंसा कर भी वो हमें दोबारा गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर ये अमीशी का प्लान होता तो विक्की के मौत के बाद सबसे पहले वो पहुंची थी कमरे में। वो चाहती तो फाइल्स हटा देती, सबूत मिटा देती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो भी है वो चाहता था कि हमारे हाथ में फाइल्स लगे और अमीशी फंस जाए इस केस में। कुमार सर, राजीव के पीछे खबरें लगवाओ, उसके फोन कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। हो सकता है वही इस मर्डर के पीछे हो। ओके सर। विक्की और राजीव के बीच में कोई अनबन या किसी बात को लेकर कोई तनाव? सर राजीव की पत्नी माया और विक्की के बीच कुछ था। तुम बहुत बदल गए हो। ये सब प्राची की वजह से है ना? काश कि ये चेंज पहले आ गया होता। बात दरअसल माया की शादी से पहले की है और उसके बाद ना तो कभी माया ने पलट कर देखा और ना तो कभी विक्की ने। पर हाँ, कुछ महीनों पहले ही अभी गेट टुगेदर में नशे में राजीव ने बहुत ही बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। माई डियर फ्रेंड विक्की जायसवाल, तुम्हें पता है कुछ दिनों में शादी कर रहे हो तुम? हैप्पी या एक्साइटेड? हाँ। और तभी अचानक से शादी के कुछ दिन पहले तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी वाइफ का किसी के साथ अफेयर था। कैसा दर्द होगा मिस्टर जायसवाल, बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि प्राची ने तो कभी कुछ ऐसा किया नहीं। तुम भूल गए। एंड माय स्वीट वाइफ माया, तुम भी भूल गई, पर मैं नहीं भूला कि तुम दोनों का मेरी शादी से पहले तकड़ा अफेयर था। सिट विक्की। तूने ज्यादा पी लिया। एक मिनट। सच कानों में शुभ रहा है मिस्टर जायसवाल। विक्की ने समझदारी से काम लिया, उस बात को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया, दोस्ती पर या काम पर कोई असर ही नहीं पड़ने दिया। बिजनेस को लेकर दोनों में कोई दुश्मनी नहीं सर। इस कंपनी में विक्की और अमीशी के बाद राजीव ही सबसे सीनियर है। विक्की और अमीशी को राजीव पर बेहद भरोसा था, उनके बीच बिजनेस को लेकर कोई टेंशन नहीं थी। विक्की की मौत से और अमीशी की जेल चले जाने से सिर्फ एक जन को फायदा है, वो है राजीव। हाँ सर, वैसे भी विक्की और माया की अफेयर की वजह से एक मोटिव तो है राजीव के पास, बदला। सर, ये रही राजीव की कॉल रिकॉर्ड्स। ग्रेट। मिस्टर राजीव,
जिस रात आपके दोस्त विक्की की मौत हुई थी, उस दिन आपने उसकी होने वाली पत्नी को एक मैसेज भेजा था, गुड नाइट। सर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उस रात में नशे में था और नशे की हालत में क्या किया कुछ याद नहीं। सर मेरी वाइफ कार चला रही थी, हो सकता है गलती से कोई मैसेज चला गया हो। आज तो नशे में नहीं हो ना? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं मतलब अगर आज मैसेज भेजा तो नशे में तो नहीं होगा वो, है ना? पर सर मैसेज क्यों भेजना? फोन है, फोन है, फोन निकालो। लेकिन सर जरूरत। कुमार सर, एक मैसेज टाइप करो, पुलिस को हम पे शक हो गया है, संभल के रहना, और ये मैसेज प्राची को भेजो। पर सर किस चीज का शक? भेज दिया सर, सेंड हो गया गलती से, कोई गलती नहीं, फोन तो आएगा नहीं ना? है? टेंशन क्यों ले रहा? अननोन नंबर से फोन है सर। फोन उठा भाई, स्पीकर पे डाल। हेलो राजीव, प्राची है। हाँ। यू फूल, ऐसा क्या किया तुमने जो पुलिस को शक हो गया? सब कुछ तो प्लान के मुताबिक ठीक चल रहा था। पुलिस चाहे कितने भी सवाल पूछे, तुम अपना मुंह बंद रखना, वरना क्या प्राची शर्मा? कहाँ की तैयारी है मिस प्राची? हनीमून? ले चलो इनको। प्यार कर बैठी थी मैं, प्यार कर बैठी थी ऐसे इंसान से जो हर दूसरी लड़की से फ्लर्ट करता था। उसका कब कब किस किस लड़की से अफेयर था सब पता चल गया था मुझे। लेकिन जब मुझे अमीशी और विकी के पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो मैंने विकी को साफ साफ कह दिया कि मुझे उसका अमीशी से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हमेशा हाँ तो कर देता था लेकिन करता बिल्कुल उसका उल्टा था। मैंने कहा मुझे रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहिए तो मुस्कुराता और आई लव यू जान कह के निकल जाता। और फिर उसके वही 3-4 दिन के बिजनेस ट्रिप्स, दिन रात अमीशी के साथ में रहना। और जब अमीशी साथ नहीं होती थी ना तो उसके फोन कॉल्स, अमीशी अमीशी अमीशी। फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं। अगर अमीशी के साथ में ही रहना था तो मुझसे शादी का कमिटमेंट क्यों? और एक दिन जब मैं सरप्राइज देने विकी के ऑफिस पहुंची तो मैंने देखा कि वो अमीशी को गले लगा रहा था। बस मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर वो दोनों मेरे जज्बात के साथ खेल रहे हैं तो मैं उनकी जिंदगी के साथ खेलूंगी। विकी जैसे लड़के के साथ मैं शादी तो नहीं कर सकती थी लेकिन उसे इतनी आसानी से भी नहीं जाने दे सकती थी। मैंने डिसाइड किया कि मैं बदला लूंगी। और एक दिन जब गेट टुगेदर पार्टी में मैंने राजीव को नशे की हालत में विकी के लिए ये सब कहते हुए सुना, तुम दोनों का मेरी शादी से पहले तकड़ा अफेयर था। नफरत करता था मैं विक्की से, नफरत। और जब प्राची ने मेरे सामने ये डील रखी तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया। मैंने सोचा कि अगर विक्की और अमीशी दोनों को रास्ते से हटा दिया जाए तो पूरा का पूरा बिजनेस मेरा होगा। टारगेट एक था लेकिन बेनिफिट हम दोनों को था। मैं जानती थी कि विक्की फाइल के पन्ने कैसे पलटता है। मैंने राजीव के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। और वो प्लान क्या था मैं आप लोगों को बताता हूं। राजीव, तुमने अमीशी को फंसाने के लिए उसका ईमेल और पासवर्ड नोट किया। हाँ, मैंने ही उसकी ईमेल आईडी यूज की
और फिर मौके का फायदा उठाकर उसी के लैपटॉप से एक फेक डायमंड कंपनी की वेबसाइट बनाई और उस बेवकूफ लड़की को तो पता भी नहीं चला। सारे मेल्स और नोटिफिकेशन मैं उसके पढ़ने से पहले ही डिलीट कर देता था। पोटेशियम साइनाइड भी मैंने ही ऑर्डर किया था, उसकी डिलीवरी भी मैंने ही ली। उस दिन अमीशी ने मुझे एक फाइल दी जिसपे विक्की के सिग्नेचर्स चाहिए थे। मैंने उस पर साइनाइड लगाया और विक्की, ये फाइल अमीशी ने भेजी है, इसे आज रात पढ़ के ही साइन कर देना। हाँ तो इसकी चिंता मत कर। और फिर पार्टी के बाद राजीव ने तुम्हें एक मैसेज भेजा, गुड नाइट, जिसका मतलब था काम हो गया। और यही तुम लोग की सबसे बड़ी गलती थी। फिर तुमने विक्की को फोन करके बोला उससे लैपटॉप ऑन करने के लिए। प्लीज अपना लैपटॉप ऑन करो ना, मुझे ना तुम्हें 2 नई ड्रेसेस दिखानी है और मेरे हाथों पे लगी हुई मेहंदी दिखानी है। ऑन कर दिया है। ये देखो, बताओ कैसी लग रही है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और नई साड़ी भी है, ये देखो। बहुत अच्छी। अच्छा सुनो ना, ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था क्या? थैंक्स यार, तुमने याद दिला दिया। अमीशी ने कुछ फाइल भेजी थी राजीव के हाथ, बस वो थोड़ा देख लेता हूँ फिर सो जाऊंगा। चलो अब काम खत्म करके जल्दी से सो जाओ। लव यू। लव यू टू। और चूंकि विकी का लैपटॉप ऑन था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कम हैकर मिस प्राची शर्मा, तुमने विकी के ईमेल से अमीशी को एक सुसाइड मेल भेजा। लेके जाओ इसको। विक्रांत जायसवाल की हत्या और साजिश के लिए पुलिस ने राजीव और प्राची को हिरासत में ले लिया। एक दोस्त, एक प्रेमिका, दोनों ने मिलकर साजिश की। आत्महत्या का नाटक बड़ी सफाई से रचा, ये सोचकर कि कोई उन तक पहुंच नहीं पाएगा। लेकिन हर जुर्म अपने पीछे अपने निशान छोड़ ही जाता है। शक गहरे से गहरे रिश्ते को भी बर्बाद कर देता है। विक्की प्यार में बदल चुका था, लेकिन प्राची के शक ने उसकी जान ले ली। अगर राजीव को अपनी पत्नी माया के अतीत को लेकर परेशानी थी, तो फिर उसने माया से शादी क्यों की? और यही सवाल प्राची के बारे में भी उठता है। दोस्ती और प्यार को ठुकराकर 2 नफरत करने वालों ने हाथ मिलाया और एक बेगुनाह मारा गया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। हेलो, गुप्ता जी बोल रहे हैं। हेलो मयूर, तुम्हारा बेटा है ना? हाँ है। तो तुम्हारे बेटे को हमने अगवा कर लिया है। कौन बोल रहे हो तुम? अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो ना, तो जैसा कह रहे हैं वैसा करो, वरना। हेलो हेलो। हाँ भाई बोल रहा है। तुम्हारा बेटा दीपक हमारे कब्जे में है, और अगर उसको तुम जिंदा देखना चाहते हो तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। लो आ गया फोन। हेलो विनोद, तुम्हारा बेटा है ना? अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो 15,000 रुपए का इंतजाम कर लो, वरना। अबे कौन बोल रहा है बे? हैं? दिमाग खराब है तुम्हारा? पैसे यहाँ पेड़ पे उगते हैं का? अगर गलती से धरा गया ना तो 1 घंटा आप देंगे कान के नीचे। चल फोन रख। अरे क्या हुआ? कछु नहीं, आजकल बहुत ज्यादा आवारागर्दी बढ़ गई है कानपुर के लौंडों में। वैसे तुम्हारा सपूत है कहाँ? दिन ढलने से पहले कभी घर में आए हैं जो आज आ जाएंगे। हेलो, कहाँ है विनोद? हाँ थोड़ी देर में आते। जल्दी से घर आ जा, दिन भर आवारागर्दी करते रहता है। ऐसे कपूर से तो निसंतान रहना भला। अपहरण, धमकी और फिरौती। कानपुर शहर में 3 अलग अलग लोगों को लगभग एक ही वक्त पर एक ही जैसे फोन आते हैं। तीनों को एक ही संदेश, आपके बेटे का अपहरण हुआ है। क्यों हुआ था उनका अपहरण और कौन था इसका सूत्रधार? क्या वाकई कोई 15,000 जैसी मामूली रकम के लिए किसी का अपहरण कर सकता था? क्या विनोद के पिता सरजू को इसे गंभीरता से लेना चाहिए था? साहब,
शाम के 5 बजे एक फोन आया रहा, कहा कि हमारा बच्चा उसके कब्जे में। हम फोन पे उसको छाड़ दिए। हमको लगा कि कोनो मजाक कर रहा होगा हमारे साथ। फिर हम विनोद को फोन किए। कहाँ है विनोद? हाँ थोड़ी देर में आते। जल्दी से घर आ जा, दिन भर आवारागर्दी करते रहता है। साहब रात के 12 बज गए लेकिन अभी तक आया नहीं। कोई फोटो है आपके बेटे की? हाँ साहब। नंबर क्या है बेटे का? 4433। फोन आया शाम को 5 बजे, थाने आए रात के 12 बजे। साहब हम सोचे कि कोई 15,000 के लिए हमारे बेटे का अपहरण काहे करेगा? क्या 15,000? हाँ साहब, वो एक दर्जी के बेटे का। हम आसपास में लोगों से पूछताछ भी किए लेकिन कुछ पता नहीं चला। साहब हमारी मदद कीजिए साहब, कुछ भी करके हमारे बेटे को ढूंढ दीजिए। कौन से स्कूल में पढ़ता है? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्वरूप नगर में है ना। उसके दोस्त कौन कौन है? उसके सारे दोस्तों के बारे में तो हम नहीं जानते हैं ना। हाँ, वो दीपक और मयूर। इनकी शिकायत दर्ज करो। सर। कोई 15,000 रुपए मांगता है, बाप डांट देता है, उसके बाद उसकी अपने बेटे से बात भी होती है। बेटा कहता है कि वो घर आ रहा है, लेकिन फिर ना बेटा घर आता है और ना कोई फिरौती का कॉल। सर 15,000 रुपए के लिए बहुत मामूली रकम है, वो भी एक टेलर से। फिरौती का फोन जिस नंबर से आया था उस नंबर को ट्रेस करो और उसकी लोकेशन का पता करो। सर। विनोद के फोन पर लगातार फोन करते रहो और उसकी लास्ट लोकेशन पता करो। कल सुबह स्कूल जाकर उसके दोस्तों से मिलना पड़ेगा। खुद भाग गया होगा विनोद और अपने बाप को परेशान कर रहा होगा। अरे एक नंबर का शैतान लड़का है वो, पहली कक्षा से जानते हैं हम उसको। पढ़ाई लिखाई में जरा भी ध्यान नहीं, धक्के मार मार के इन लोगों को पास करना पड़ता है। उसके दो दोस्त हैं, मयूर और दीपक, उनके बारे में क्या बता सकते हैं आप हमें? चोर चोर मौसेरे भाई, इन तीनों ने स्कूल की नाक में दम कर रखा है। वो अपने मास्टर हैं दुबे जी, उन्होंने हमसे शिकायत की तो इन लोगों ने मिलकर मोटरसाइकिल पंचर कर दिया। मानते हैं कि 15-16 साल की उम्र में लड़के शरारती होते हैं, लेकिन इनकी शरारतों का तो कोई अंत ही नहीं है। क्या पढ़ाई हो रही? यही सब पढ़ाई हो रही? चलो अब तो हेड मास्टर साहब के हाथ के डंडे पड़ेंगे। चलो चलो। सॉरी ना सर। चलो माफी सर प्लीज। अरे चलो सर हम अंदर आ सकते हैं? लो आ गए दीपक, और इनके पिताजी को भी हमने बुलाया है। नमस्ते सर। अब ये बताओ कि तुम्हारे दोस्त मयूर गुप्ता और विनोद सोलंकी कहाँ पर हैं? सर वो तो आज नहीं आए। विनोद सोलंकी का अपहरण हो गया है। अपहरण? पर सर कल तो वो मेरे साथ ही था सर। ठीक ठीक बताओ, नहीं तो हमारे डंडे तो खा चुके हो, अब पुलिस की मार खाओगे तो नानी याद आ जाएगी। सर मैं सच बता रहा हूँ सर। प्रिंसिपल साहब, फिर क्या किया इसने? फिर कोई शैतानी किया क्या? नहीं। अरे तुम पढ़ने आता है? नहीं तुम जीने देगा कि नहीं जीने देगा हमको? अरे एक मिनट शांत हो जाइए आप। इसका दोस्त है विनोद सोलंकी, कल से गायब है। उसके घर पे फिरौती के लिए फोन भी आया था शाम को। एक मिनट साहब, फोन तो हमको भी आया था। तुम्हारा बेटा दीपक हमारे कब्जे में है, और अगर उसको तुम जिंदा देखना चाहते हो तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। अरे जानते भी हो कि हम करते क्या हैं? अरे हमरे बेटे को ले जाके कौन सा खजाना मिल जाएगा? ना करे कहाँ वही पुलिस को फोन? हाँ नंबर देख रहे हैं तुम्हारा मोबाइल में। हमको लगा कि कोई लौंडा मजाक कर रहा है, हमने दम देके हड़का दिया, झट से फोन रख दिया। दीपक भी चले आया शाम को तो हमने भी ध्यान नहीं दिया। कितने बजे आया था फोन? वही कुछ 5:15 हो रहा होगा। जिस नंबर से इन्हें फोन आया था वो नंबर नोट करो। सर। आप हमें मयूर गुप्ता का एड्रेस दे दीजिए, और दीपक को हम अपने साथ ले जा रहे हैं पूछताछ करने के लिए। आपको भी हमारे साथ चलना होगा। शाम के करीब 5 बजे होंगे जब फिरौती के लिए फोन आया था।
हेलो, गुप्ता जी बोल रहे हैं। तुम्हारे बेटे को हमने अगवा कर लिया है। कौन बोल रहे हो तुम? अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो ना, तो जैसा कह रहे हैं वैसा करो। आधे घंटे में 50,000 लेके पहुंच जाओ। अरे भैया, 50,000 कहाँ से लाएंगे हम? जैसा कह रहे हैं वैसा करो, वरना। नहीं भैया नहीं, हमारे बेटे को कुछ मत करना। देखो हम कुछ ना कुछ करते हैं। भैया थोड़ा हमारे बेटे से बात तो कराओ, वो ठीक तो है ना? हेलो 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 हेलो। हम बहुत घबरा गए थे, जैसे तैसे करके 50,000 रुपए का इंतजाम किए और फिर फोन का राह देखने लगे। दोबारा फोन आया और वो बोला पुरानी जूता फैक्ट्री के पीछे दीवार के पास पैसे रख देना। अब फिर थोड़ी देर बाद एक घर आ गया। हम इसको पूछे कि कहाँ था, कौन लेके गया था, तो ये बोला कि दीपक के साथ था, इसका अपहरण नहीं हुआ था। तो हम बोले अरे गधा, तो तुम्हारा फोन क्यों बंद था? तो ये बोला कि फोन का बैटरी खत्म हो गया। इतना सब कुछ हो गया और आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की? तो साहब हम सोचे कि बच्चा सही सलामत घर आ गया है, तो अब जो पैसा गया सो गया, अब काहे मुसीबत मोल ले। अगर उस वक्त फोन करते तो ना पैसा जाता ना विनोद गायब होता। ऐसी बातों से मुजरिमों को बढ़ावा मिलता है। अब पुलिस स्टेशन आके रिपोर्ट दर्ज करवाइए आप, और इन दोनों को हमारे साथ चलना होगा। लेकिन पूछताछ करनी है इनसे। ये कहानी शुरू हुई थी एक 15 साल के लड़के विनोद के घर ना लौटने से, और अब पुलिस के सामने एक और पहलू आया था। जिन 3 बच्चों के अपहरण के फोन आए थे वो तीनों दोस्त थे और बेहद शरारती थे। अपहरणकर्ता ने मयूर को वापस भेज दिया था, जिसके लिए उसके पिता अशोक गुप्ता ने फिरौती की रकम दी थी। दूसरा बच्चा दीपक भी घर लौट आया था, हालांकि उसके पिता बंसी ने फिरौती की रकम नहीं दी थी। तो फिर तीसरा बच्चा विनोद अब तक घर क्यों नहीं लौटा था? क्या वो अपहरणकर्ता के पास ही था? आखिर मकसद क्या था और कौन था ये अपहरणकर्ता? अशोक गुप्ता अगर सही वक्त पर इस अपहरणकर्ता की जानकारी पुलिस को दे देते तो शायद विनोद भी आज अपने दोस्तों की तरह घर पर होता। शायद पुलिस विनोद की कुछ मदद कर पाती। सर, मयूर, विनोद और दीपक ये तीनों दोस्त हैं। इनमें से हर एक के पिता को फिरौती के लिए फोन जाता है और रकम मांगी जाती है 15,000 और 50,000, जिसकी जितनी हैसियत। मतलब साफ है सर, इनमें से कोई है जो इन तीनों परिवारों को जानता है। अशोक गुप्ता ने फिरौती की रकम जहां पर रखी थी तुम वहां पर जाकर पूछताछ करो। मैं दीपक और मयूर से बात करता हूँ। सर। तो तुम लोग हमेशा साथ में रहते हो? जी हाँ सर। कल शाम को भी साथ में थे? जी सर। कहाँ पर और किस वक्त? कल स्कूल से साथ ही निकले थे हम। और फिर वहां से कहाँ गए? सर हम तीनों अपने अड्डे पर। अड्डा? सर स्कूल के पीछे मंदिर है ना, तो वहाँ रोज तलैये पे जाके बैठते थे। कल शाम को जब तुम लोग वहां पर गए थे तो तुम्हारे साथ कौन कौन था वहां पर? हम, दीपक, विनोद और संजू भैया। ये संजू कौन है? संजू भैया गैराज में काम करते हैं। तुम लोगों के दोस्त हैं? नहीं सर, हमारे दोस्त नहीं, विनोद के दोस्त हैं। और हमारे स्कूल को 5 साल पहले छोड़ भी चुके थे। लेकिन जो कहिए सर, संजू भैया हैं एक नंबर के जुगाड़ू। अबे ताश का खेल हो और खेल में पैसे ना हो ना तो मजा नहीं आता है। अरे भैया पैसे होते तो ताश के पत्ते काहे फेंकते? पिक्चर देखने नहीं जाते क्या? आज से ही लगी है। जेब में टन्नी नहीं और पिक्चर देखनी है इनको। पहला दिन पहला शो है। अबे अब पैसा नहीं तो क्या करे, पर मन तो करता है ना। अच्छा मन करता है? हाँ। पिक्चर देखनी है सबको? हाँ। अरे भैया गिर जाएंगे। अरे तो गिर जाओ ना, इसमें क्या होता है? क्या कर रहे जाएंगे नीचे? भैया तुमने तो कमाल कर दिए। गुरु हो तुम, गुरु। इतने में तो पिक्चर भी हो जाएगी और हफ्ते भर की मौज मस्ती भी। मगर गुरु ये तो चोरी है ना, कभी पकड़ लिए गए तो? अबे तुम शांत रहो, डरपोक हो तुम। चलो भैया पिक्चर चलते हैं, लेकिन एक सिगरेट तो मार लेने दो हमको। दो सिगरेट? लो तुम भी पियो। घर जाके मार खानी है का? अरे एक कस में क्या होता है? मुंह से महक गई तो? तुम रहने दो। भैया माहिर थे पैसे बनाने में। एक से बढ़कर एक आइडिया, पता नहीं उनके दिमाग में कहाँ से आते रहते थे। और विनोद भी उनके साथ मिलकर ऐसी जुगाड़े करने लगा था। बहुत भूख लगी है यार,
समोसे खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन साला जेब तो कल ही खाली हो गया था। संजू भैया तुम खिला दो, अब तो तुम कमाते भी हो। अबे हम कौन सा डेली डेली हरा पत्ता कमाते हैं। आज हमारी भी जेब खाली है, अभी कुछ मत बोलो। अबे एक आइडिया है, लेकिन तुम लोग को ना हमारा साथ देना होगा बेटा। बताओ मंजूर है? हाँ मंजूर है। तो चलो फिर, चलो आजा। हाँ तो लिया। समोसा 5 रुपया भैया, एक समोसा है 5 रुपए का, और तो 1000 का हुआ 5000, और ये बर्फी दे रहे 200 रुपया किलो। बगल वाली दुकान में रेट कम था ना। हाँ वहाँ तो 4.5 में राजी था, और बर्फी का तो 2.25 बोला था ना। हाँ यहाँ रेट बहुत ज्यादा है। चलो यहाँ अरे भैया भैया रुको तो सही, कितना समोसा चाहिए? पूरा 1000। कल इनके स्कूल में फंक्शन है, मास्टर जी कहे हैं कि आसपास के जितने भी हलवाई की दुकान है जाकर भाव पता कर लो, जहाँ पे अच्छा लगे ले लेंगे। लेकिन भैया आपके दुकान पे ना भाव बहुत ज्यादा है। चलो 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 यहाँ। अरे भैया रुको तो सही, अंदर आओ, आजा अंदर आओ। भाव की क्या बात है? जो तुम लोगों को अच्छा लगे दे देना। लेकिन अंकल ऐसा ना हो कि भाव तो कम कर दिए, तो समोसे के अंदर का मसाला भी कम कर दो। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? मसाला कम कर देंगे तो तुम लोग दोबारा दुकान पे आओगे क्या? बोलो। तुम लोग तो बस एक बार समोसा को चखो, ऐसा समोसा पूरे कानपुर में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ तो समोसा बढ़िया है ना? हैं? चखने के पैसे नहीं लूंगा मैं। हैं? हाँ बिल्कुल चिंता ना करो, बस एक काम करना, ये ऑर्डर पक्का करवा देना। हाँ हाँ मास्टर जी जैसे ही बोलेंगे हम तुरंत आ जाएंगे। अच्छा अंकल एक काम करो ना, मास्टर जी के लिए भी समोसे भिजवा दीजिए, उनको भी टेस्ट करवा देंगे। हाँ अरे एक क्यों, दर्जन भर समोसा लेकर जाओ। गोविंद विनोद और संजू भैया दोनों का दिमाग ऐसा चलता था सर कि पूछिए मत। अच्छा, अगर वो लोग ऐसे थे तो तुम लोग कौन से भोले भंडारी हो? वो आइडिया लेकर आते थे तो मस्ती तुम लोग भी करते थे ना? नहीं सर हम तो उसे समझाते थे कि चोरी करना गलत बात है, पर वो मानता ही नहीं था। अच्छा, इस विनोद से तुम लोग आखिरी बार कब मिले थे? सर कल शाम को अपने अड्डे पर तलैया के किनारे। क्यों भाई लोग, चला नहीं है? भैया हमारे पास तो लाइसेंस नहीं है, हम कैसे चला सकते हैं? अरे जब तक लाइसेंस का इंतजार करेंगे तब तक मोटरसाइकिल थोड़ी रहेगी हमारे पास। और वैसे भी संजू भैया सर्विसिंग के बाद गाड़ी निकाले, एक राउंड ले लो। नहीं हम नहीं चलाएंगे। रहने दो तुम, चलो संजू भैया हम चलाते हैं गाड़ी। बाय दोस्तों, चलो। फिर क्या सर, भैया लेगा विनोद को अपने साथ? और तभी एकदम अचानक से हमारे पापा का फोन आया। ये तो कभी हमें फोन करते ही नहीं थे, उन्होंने डांटा तो हम अपने घर चले गए। और हमारी भी बैटरी जा चुकी थी सर फोन की, तो हम भी वहाँ नहीं रुके और घर हो लिए। संजू का कोई फोटो है तुम्हारे पास? हाँ सर मोबाइल में है सर। इस संजू का एड्रेस और फोन नंबर इन लोगों से ले लो और इसके फोन को सर्वेलेंस में लगाओ। ओके सर। तुम लोग जा सकते हो। हाँ यादव बोलो। सर उस बाइक का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। सर ठीक से तो 0 और 4 ही नजर आ रहा है। आरटीओ से इस कलर के सारे मोटरसाइकिल्स के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स निकलवाओ जिनका नंबर 04 में एंड होता है, और इस संजू के बारे में सब कुछ पता लगाओ। कहाँ रहता है, किस गैरेज में काम करता है। इस विनोद का भी अभी तक कुछ पता नहीं चला, और ये विनोद आखिरी बार संजू के साथ दिखाई दिया था। सर हो सकता है कि विनोद को संजू ने कहीं छुपा रखा हो। यह भी तो हो सकता है कि विनोद संजू के साथ उसके प्लान में शामिल हो और फरार हो गया। लेकिन सर विनोद की जान को खतरा भी हो सकता है, दोनों के फोन अब भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। और सर ये मयूर और दीपक का क्या करना है?
वो दोनों भी शक के दायरे में हैं। नजर रखो दोनों पर। सर। संजू यहाँ काम करता है? संजू? हाँ साहब। कहाँ बात है साहब? कहाँ है वो आगरा गया है किसी को छोड़ने के लिए। आगरा गया किसी को छोड़ने? हाँ, वो ड्राइवरी करता है ना साहब। किसके साथ गया है? ये तो नहीं मालूम है साहब। वो तो यहाँ पे दिहाड़ी पे काम करता है ना साहब, बोल के चला जाता है। अब हम नहीं पूछते हैं ना कि किसके साथ जाता है वो जैसे आता है हमें तुरंत इन्फॉर्म करो। हाँ साहब। सर, संजू का फोन स्विच ऑफ है। अड़ोस पड़ोस से पता चला कि उसका कोई भी नहीं है। माँ बाप का भी कुछ पता नहीं है सर। आगरा गया किसी फैमिली के साथ। दीपक और मयूर की आखिरी कॉल लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? सर, दोनों उस वक्त तालाब पे ही थे। विनोद के पिताजी को फिरौती के लिए जो कॉल्स गई हैं वो नंबर पीसीओ का है, जो उसी गैरेज के पास है जिसमें संजू काम करता है। सर सारे सबूत संजू को शक के घेरे में लाते हैं और सर वो गायब है और उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। मेरा अनुमान है कि ये काम किसी नौसिखिए का हो सकता है सर। संजू की इन तीनों से दोस्ती थी, जाहिर सी बात है कि उसके पास इन फैमिली वाले के नंबर तो होंगे ही। हो सकता है कि दोनों साथ में हो और मजे कर रहे हो। मयूर के बाप से पैसा तो इन दोनों को मिल ही गया था। एक काम करो, आगरा पुलिस को कांटेक्ट करो और विनोद और संजू की डिटेल्स इन्हें भेजो। हमें इन दोनों के बारे में जल्द से जल्द जानकारी चाहिए। चल। अब तक की तहकीकात से पुलिस के सामने एक ही नाम आ रहा था और वो था संजू। पुलिस के कुछ अनुमान थे और उनमें से एक ये था कि इस जुर्म की कहानी किसी नौसिखिए ने लिखी थी। संजू कोई पेशेवर मुजरिम था। उसके हाथ आने तक ये केस सुलझने वाला नहीं था। एक और गुत्थी थी। अब पुलिस के सामने जो हकीकत आई थी वो ये थी कि विनोद और उसके दोस्त लापरवाह और आवारा थे और जिंदगी उनके लिए मौज मस्ती के सिवाय और कुछ नहीं थी। पुलिस का अनुमान ये भी था कि कहीं विनोद भी इस साजिश में शामिल तो नहीं था। चलो विजय हटो प्लीज। सेट विजय हटो। पुलिस पे फोन किसने किया था? हमने ही किया था। विनोद के सर में गहरी चोट के निशान है और गले पे स्ट्रेंगुलेशन के निशान। सिर पे चोट है किसी भारी चीज से की गई है और गले का जो स्ट्रेंगुलेशन है वो किसी बेल्ट या बेल्ट जैसी चौड़ी चीज से की गई है। मौत कितने बजे हुई है? मौत 24 घंटे पहले हो चुकी है। सर, आगरा कोतवाली से एसआई त्यागी बोल रहे हैं। आपने जिस लड़के की फोटो भेजी थी वो हमारे पास है, भिजवा रहे उसे कानपुर। ठीक है। हमेशा उसको छिड़कते रहे, डांटते रहे उसको, नालायक कहते थे। अभी कहते कि ऐसी औलाद से तो निसलताल औलाद। अच्छा सुन ली, ऊपर वाले ने मेरी बात सुन ली। कहा सोचे थे कि हमारा बात मेरे पर उलट जाएगा, कर दिया आपको निसलताल। सर, हमें शक था कि विनोद भी शामिल है, लेकिन अब तो हमें उसकी लाश मिल चुकी है। 3 लोगों को फिरौती के फोन आए, 2 ने डांट के फोन काट दिया, 1 ने फिरौती के पैसे दिए और उसका बेटा वापस आ गया। वापस नहीं आया तो विनोद, और उसकी हमें लाश मिली है। सर, विनोद के दोस्तों के मुताबिक संजू विनोद का दोस्त था। संजू आ रहा है आगरा से, अब वही सुनाएगा हमें पूरी कहानी। हम सच कह रहे हैं, हमने विनोद को नहीं मारा साहब, हम तो आगरा चले गए थे। हर मुजरिम पहले यही कहता है कि उसे कुछ नहीं पता है, लेकिन हम जानते हैं तुमने सब कुछ किया है। अब सच सच बता दो वरना खाल खींच के मिर्ची लगा दूंगा उसमें। तुमने मयूर के बाप से पैसे लिए ना, विनोद भी तुम्हारे प्लान में शामिल था। वो हिस्सा मांग रहा था इसलिए तुमने उसको मार दिया। हाँ, ये सारी तुम्हारी प्लानिंग थी। कौन सा प्लानिंग, कौन सा पैसा? साहब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो 1 नंबर के फट्टू
पट्टू था। विनोद और संजू भैया दोनों का दिमाग ऐसा चलता था सर कि पूछिए मत। अगर वो लोग ऐसे थे तो तुम लोग कौन से भोले भंडारी हो? वो आइडिया लेकर आते थे तो मस्ती तुम लोग भी करते थे ना? नहीं सर हम तो उसे समझाते थे कि चोरी करना गलत बात है, पर वो मानता ही नहीं था। क्या मतलब है तुम्हारा? पट्टू से क्या मतलब है? मतलब ये साहब कि विनोद एक नंबर का डरपोक था, उसको सब चीज फ्री में चाहिए। साहब मेहनत हम मयूर और दीपक करते थे, वो बस मजाक करता था उन दोनों के साथ। अबे पैसा नहीं है रोते रहते हो तुम। अबे कोई भी गाड़ी के पहिए निकाल के बेच देते हैं। क्यों भैया, इतने बड़े मैकेनिक हो यार तुम। अरे यार ये तो बढ़िया आइडिया है, जैक पाना की व्यवस्था हम कर देंगे। अबे क्या बात कर रहे हो यार तुम? पकड़े गए ना तो पटक पटक के मारे जाएंगे। अबे छोड़ो ना यार, कैसे पकड़े जाएंगे? और कोई पकड़ने आ भी गया तो तुरंत वहां से भाग लेंगे। नहीं यार, हमको नहीं करना। अबे यार बड़े डरपोक हो तुम। चलो भैया काम करते हैं। बहुत जोर की भूख लगी है यार, समोसे खाने की इच्छा हो रही है। संजू भैया कुछ खिला दो ना। अबे हम कौन सा डेली डेली हरा पत्ता कमाते हैं? अभी हमारी जेब खाली, अभी कुछ मत बोलो। एक आइडिया है, मगर बेटा तुम लोग को ना हमारा साथ देना होगा। बोलो मंजूर है? हाँ मंजूर है। अरे संजू भैया 5 रुपए का एक समोसा तो 1000 हुए 5000 के, और ये बर्फी दे रहा है 200 रुपए किलो। अरे वो बाजू वाली दुकान में तो रेट कम था ना। तो चलो भैया फिर वहीं चलते हैं। हाँ चलो यार चलो। कितना समोसा चाहिए? लेकिन भैया आपके दुकान पे भाव बहुत ज्यादा है, चलते हैं। अरे रुको, अंदर आओ। अरे भैया भाव की क्या बात है, जो तुम लोगों को अच्छा लगे दे देना। अंकल जी ऐसा ना हो कि भाव के साथ साथ समोसे का मसाला भी कम हो जाए। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? अरे समोसे का मसाला कम कर देंगे तो दोबारा दुकान पे आओगे तुम लोग? नहीं ना, कभी नहीं। एक बार हमारी दुकान का समोसा चख के तो देखो, ऐसा समोसा पूरे कानपुर में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ अरे खाना बे जकेंगे नहीं तो ऑर्डर कैसे देंगे? ओपन समोसे खराब निकले तो मास्टर जी हम ही कंटा मारेंगे। मयूर की बाप के साथ बिल्कुल नहीं पटती थी, क्योंकि मयूर को पैसे चाहिए थे। उसको हमेशा पैसा की जरूरत पड़ती थी और बाप उसका पैसा देता नहीं था, क्योंकि साहब वो लौंडिया के चक्कर में पड़ा था और वो दिन रात उसी लौंडिया में पैसा छिड़कता रहता। यार एक तो एक हमारा बाप एक नंबर का कंजूस है, हर बार पैसे देने में बहाने बना देता। अब संगीता ने पार्टी मांगी है तो पैसे तो चाहिए ना। अब हमने भी सोच लिया गुरु, सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करके ही निकालेंगे। माँ की पायल संगीता के लिए। अपने ही घर में चोरी, पाप लगेगा तुझे। छोड़ो ना यार, सब कौन देखता है पापा। और अगर पता चल गया तो खा लेंगे दोनों गालों में चमाट संगीता के लिए। उस दिन तुम विनोद को अपने साथ बाइक पे लेकर गए थे, कहाँ छोड़ा था तुमने उसको? साहब हम एक चक्कर लगा के उसको हम अड्डे पे छोड़ दिए थे। विनोद को बिल्कुल शौक नहीं था बाइक चलाने का, वो बस पीछे बैठता था। लेकिन हाँ, मयूर और दीपक हमेशा मेरे पीछे लगे रहते थे कि मुझे बाइक दे दो। लेकिन साहब अपने पैर पे कौन कुल्हाड़ी मारेगा? एक तो उनके पास लाइसेंस नहीं, और बाइक तो ऐसे चलाते थे जैसे धूम-3 के हीरो। साहब हम सच कह रहे हैं, विनोद को मैंने उसके अड्डे पे छोड़कर मैं मोटरसाइकिल डिलीवरी के लिए चला गया था। संजू भैया तुम ऐसे कस्टमर्स की बाइक चलाते हो, तुमको डर नहीं लगता कि कभी पकड़े गए तो? तुम्हारी यही बात ना कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है। जब देखो तब ज्ञानी देते रहते हो। अरे मजाक करने के लिए थोड़ी ना बाइक चलाते हैं, सर्विसिंग करके चेक करते हैं कि उसका कंडीशन सही है या नहीं। वैसे एक बात कहें, तुम्हारी बात सुनकर ना पहले बहुत गुस्सा आता है, इसके बाद एहसास होता है कि नहीं तुम सही हो गुरु, जो गलत है सो गलत है। आजकल हम गलत काम करते करते भी रुक जाते हैं। तुम मयूर और दीपक को क्यों नहीं समझाते हो? शायद तुम्हारी बात माने वो। संजू भाई मयूर और दीपक हमारी बात कभी नहीं मानेंगे। ये भी सही कह रहे हो। उन ससुरों का ना लक्षण कुछ ठीक नहीं है, देखना एक दिन कभी ना कभी कांड कर देंगे। तुम उनके साथ टाइम पास क्यों कर रहे हो? उनका साथ छोड़ दो। संजू भैया हमारी पहली कक्षा के दोस्त है वो लोग, और अभी हमें भी उनका साथ अच्छा लगता है। लेकिन एक बात तो तय, हम बड़े होकर हमारे पापा के काम में हाथ बटाएंगे।
उनकी मदद करेंगे और उनको है ना कभी कपड़े सीने नहीं देंगे। चलो जो तुम्हें ठीक लगे। अच्छा हम बाइक डिलीवरी करने जाना है, तुम चलो, तुम्हें हम छोड़ देते हैं, आ जाओ। ठीक है भैया। हमने विनोद को नहीं मारा। एक ही घटना के अब दो अलग अलग चित्र पुलिस के सामने थे। एक जो मयूर और दीपक ने बयां किया था और दूसरा वो जो संजू ने बयां किया था। किसका बयां सच था? कौन झूठ बोल रहा था? मयूर और दीपक या फिर संजू? सर, शर्मा फैमिली से कांटेक्ट हुआ है। संजू उस शाम से ही उनके साथ था। वो लोग 4:30 बजे आगरा के लिए निकल गए थे। सर, आरटीओ डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन आई है। उन्होंने कुल 4332 मोटरसाइकिल्स के नंबर निकाले हैं जिनका आखिरी नंबर 04 है। वो डिटेल्स मेल कर रहे हैं सर। 4332 में से ब्लू और सिल्वर रंग की बाइक है 2015, और जिस कंपनी की वो मोटरसाइकिल थी उस तरह की है 115। अब इन 115 में से हमें वो बाइक ढूंढ निकालनी है जो हमने सीसीटीवी फुटेज में देखी थी। यस सर। आपके घर की तलाशी लेनी है। देखो, चेक करो सब। क्या हुआ? तुम इधर आओ। चलो इधर आओ। सर हमने कुछ नहीं किया सर। वहां देखो। सर ये देखिए, इसके बैंक से पैसे मिले। यादव, ये एड्रेस देखो। ये एड्रेस तो दीपक के पास वाले घर का है। सर हमने कुछ नहीं किया सर। अम्मा हम सोच कर हमें ये पता चल गया कि तुम कौन सी बाइक लेके ये फिरौती के पैसे लेने गए थे। सामने वाले घर की बाइक थी वो, और तुम्हारे साथ मयूर भी था, है ना? यार पैसे नहीं है बिल्कुल भी, और जब भी देखो संगीता भी कुछ ना कुछ मांगती रहती है। तुमने ना यार लौंडिया को एकदम सिर पे चढ़ा रखा है। गुरु तुम समझोगे नहीं, छूती है तो मानो करंट सा लगता है। हमने भी एक बार लौंडिया का हाथ पकड़ा था, हमें भी लगा था करंट, लेकिन कंटाप वाला। अब उंगली पकड़ा रही है और तुम सीधा से लपक के हाथ पकड़ लोगे तो सीधा गाल पे कंटाप ही खाओगे ना। अबे हमारे नजर में भी एक लौंडिया है। कौन? अबे वो सुमन। अबे उसका बाप गुंडा है, तुम्हारे चक्कर में हमें भी हाउ हाउ के पे लेगा। अबे यार तुमने तो बिल्कुल डरा दिया हमें। ये सब बात छोड़ो यार, ये सोचो पैसा कहां से निकालें। और छोटे हाथ मारने सब कुछ नहीं होगा, अब बड़ा ही हाथ मारना पड़ेगा। पर करोगे कहा? अपहरण में बहुत पैसा है, हम पढ़े हैं। अगर हम तुम्हारे बाप को फोन करके बोले कि दीपक हमारे कब्जे में, तो कुछ ना कुछ तो पैसे देंगे ना। अबे हमारे पापा जी टैक्सी चलाते हैं, वो तुम्हें 2 पैसे भी नहीं देंगे। अबे लड़के हो, खुद नहीं देंगे, किसी से मांगेंगे, और अगर 10-15 हजार भी देंगे तो जो मिलेगा उसको आधा आधा कर लेंगे। अबे लेकिन वो लाएंगे कहाँ से 15 हजार? सोचो, अगर एक फोन तुम्हारे बाबूजी को, एक विनोद के और एक हमारे, अगर एक के घर से भी 15 हजार आता है तो कुल आए 45 हजार। तीनों मिलके आधा आधा बांट सकते हैं, और इसमें बुराई क्या है? घर का पैसा घर में है तो लौंडे ना, आप उनसे नहीं लेंगे तो किससे लेंगे? बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो यार, पर वो विनोद एक नंबर का डरपोक है साला, वो नहीं मानेगा ना। हम मनाएंगे उसको, एक आइडिया है हमारे पास। अबे क्या हुआ, मोटरसाइकिल सीख ली तूने? नहीं, संजू भैया को गाड़ी देने में देरी हो रही थी, और वैसे भी हमको तो पीछे बैठने में ही मजा आता है। तुम साले कब बड़े होगे पता नहीं। अच्छा सुनो, हम और दीपक आपस में बतिया रहे थे कि क्या हमारे तीनों के बाप को तो हमारी कोई खास फिक्र तो है नहीं, तो क्यों ना इसी बहाने अपने घर पे फोन किया जाए और कहा जाए कि आपका बेटा हमारे कब्जे में है। देखते हैं किसके घर से कितना पैसा आ जाता है। नहीं नहीं, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अरे इसी बहाने पता तो चलेगा किसका बाप अपने बेटे से कितना प्यार करता है। और कहीं पता चल गया तो? अपने फोन से थोड़ी करेंगे, पीसीओ से करेंगे फोन। सही तो कह रहा है बे। नहीं यार, मुझे डर लग रहा है। अबे कछु नहीं होगा बे, अबे हम दोनों तो है ना तुम्हारे साथ। चलो ना।
हेलो विनोद तुम्हारा बेटा है ना, अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो 15,000 रुपए का इंतजाम कर लो, वरना। दिमाग खराब है तुम्हारा? पैसे यहाँ पेड़ पे उगते हैं का? अगर गलती से धरा गया ना तो एक कंटाप देंगे कान के नीचे। चल फोन रख। अबे क्या हुआ बे? गरिया रहे हैं तुम्हारा बाप। तुम करो, मैं दीपक के घर पे कॉल करता। हेलो तुम्हारा बेटा दीपक हमारे कब्जे में है, और अगर उसको तुम जिंदा देखना चाहते हो तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। अरे जानते भी हो कि हम करते क्या हैं? अरे हमारे बेटे को ले जाके कौन सा खजाना मिल जाएगा? ना करे कहा वही पुलिस को फोन? हाँ, नंबर देख रहे हैं तुम्हारा मोबाइल में हम। क्या हुआ? कैसा बाप है बे, मना कर रहा है, यकीन ही नहीं कर रहा है। अबे रुको बे, अब तुम्हारे बाप को करते हैं। सिक्का तो दो। हेलो, गुप्ता जी बोल रहे हैं। मयूर तुम्हारा बेटा है ना? हाँ है तो। तुम्हारे बेटे को हमने अगवा कर लिया है। कौन बोले तुम? अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो ना तो जैसा कह रहे हैं वैसा करो। आधे घंटे में 50,000 लेके पहुंच जाओ, वरना। नहीं भाई नहीं, हमारे बेटे को कुछ मत करना। देखो हम कुछ ना कुछ करते हैं भैया, थोड़ा हमारे बेटे से बात तो कराओ। मान गया। अबे मयूर, तुम्हारे पापा तो पैसे देने के लिए मान गए। हमारे पापा को तो हमारी फिक्र ही नहीं है। एक मिनट, पापा को कॉल। हेलो। हाँ पापा। जल्दी से घर आ जा, दिन भर आवारागर्दी करते रहता है। हाँ, थोड़ी देर में आते। क्या हुआ बे? हमारे पापा ने डांट कर घर पे बुला दिए, लेकिन अब हमें एक बात तो पता चल गई है कि पापा को हमसे ज्यादा पैसे प्यारे। हमारे पापा ने भी हमको ठेंगा दिखा दिया, पर मयूर तुम्हारे पापा मान गए। हाँ, मतलब तुम्हारे पापा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते और तुम उनको हमेशा गलत समझते हो। ये गलत गया भाड़ में। विनोद, हमारे पापा हमारे लिए 50,000 रुपए देने मान गए। सोचो। क्या बोलते हो मयूर, ले लेते पैसे? हाँ, वैसे भी 5-5 रुपए के रुलाते हैं, और बाप हमारे हैं तो 30,000 हमारे, बाकी 10,000 तुम लोग बांट लो। अब क्या है ना, क्योंकि संगीता के भी खर्चे बहुत हैं। नहीं, ये गलत है। तीनों में हिस्सा बराबर बटेगा। बाप तुम्हारे तैयार हुए हैं? हमारे बाप ने बोला है पैसे देने को, तो 30 हमारे, बाकी 10,000 तुम लोग आपस में अपना बांट लो। रुको, तुम पागल हो क्या? अपने बाप से फिरौती लोगे और कल को पकड़े गए ना तो पुलिस के डंडे पड़ेंगे। अब बहुत हो गया मजाक। हम जा रहे घर, और घर जाकर हमारे पापा को सब कुछ सच बता देंगे, और हाँ, तुम्हारे पापा को भी। पागल हो गया क्या? जब हमें अपने बाप से पैसे लेने में डर नहीं लग रहा है तो तुम क्या डरा रहे हो? अबे, और वैसे भी काहे पकड़े जाएंगे जब हम तीनों कुछ बोलेंगे नहीं। नहीं, हमको डर लग रहा है। इसमें ना वो पुलिस का चक्कर होगा, हम बताए दे रहे। हम नहीं होने देंगे विनोद। हम फोन लगा रहे हैं अभी। अरे हम तुमसे बोले कुछ नहीं होगा यार। हमको फोन लगाने का। मेरी बात पे यकीन करो विनोद। हम फोन कर देंगे। नहीं, हम फोन कर रहे हैं तुमसे। हम कर रहे हैं विनोद। हेलो, 50,000 रुपए लपेट कर पुराने जूते फैक्ट्री के पीछे एक दीवार है, वहां रख देना। पैसे मिलते ही तुम्हारा बेटा सही सलामत घर पहुंच जाएगा। अबे सुनो, पैसे लेने कौन जाएगा बे? अबे चिल्लाओ मत, धीरे बोलो। पैसे लेने कौन जाएगा? तुम और कौन? हम जाएंगे तो हमारे बाप हमें पहचान जाएंगे, और तुम जाओगे कैसे? संजू भैया, उनकी मोटरसाइकिल ले जाए। संजू भैया कस्टमर की गाड़ी कभी नहीं देते। हमारे सामने वाले घर पे ना एक मोटरसाइकिल खड़ी रहती है, वो कभी चालू भी नहीं करते। हमने किए 1-2 बार चालू, वही ले जाए। अबे तो वही लेके चले जाओ ना। और सुनो, हेलमेट पहन लेना और इसके ऊपर कुछ डाल लेना, नहीं तो हमारे बाप तुम्हें पहचान जाएंगे। ठीक है, निकलो। जिंदगी बर्बाद कर ली अपनी। अरे नालायक, हम तुझे प्यार नहीं करते, ऐसा सोच भी कैसे लिया तूने? अरे पैसा नहीं देते थे क्योंकि तेरी फिक्र थी हमें।
तू हाथों से निकला जा रहा था। क्या कर दिया तूने? हाँ, क्या कर दिया? अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। सिर्फ अबले अपना बच्चा नहीं खोया, आज इन सबले अपना बच्चा खो दिया। मजाक, मस्ती, शरारत, इन सब की एक हद होती है। तुम दोनों ने वो हद पार कर दी। तुमने सिर्फ अपने दोस्त का खून नहीं किया, बल्कि दोस्ती का भी गला घोंट दिया। ले जाओ इनको। बाबा, कानपुर पुलिस ने कड़ी मेहनत और अपनी सूझबूझ से इस केस को बहुत जल्द सुलझा लिया। मुजरिम पेशेवर नहीं बल्कि नौसिखिए थे। वो दोनों ही टीनेज यानी कि किशोर अवस्था में थे। मयूर और दीपक इस जुर्म के सूत्रधार थे। ये जुर्म शुरू हुआ था एक खेल की तरह, और खेल ही खेल में दो टीनेज बच्चों ने अपने एक दोस्त की जान ले ली। टीनेज या किशोर अवस्था, जिसमें वो ना बच्चे होते हैं ना बड़े। वो उम्र की ऐसी दहलीज पर खड़े होते हैं जहां उनकी समझ पूरी तरह से अभी विकसित नहीं हुई होती। आंकड़े बताते हैं कि इन दिनों टीनेजर्स द्वारा किए गए जुर्म की संख्या बढ़ती जा रही है। पढ़े लिखे बच्चे भी मस्ती और थ्रिल के लिए जुर्म कर बैठते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस उम्र में कि बच्चे गुमराह हो जाते हैं? इस उम्र में बच्चे अगर किसी ऐसे अडल्ट, ऐसे बड़े के संपर्क में आते हैं जो थ्रिल के लिए छोटे मोटे जुर्म करता हो, तो टीनेज बच्चे उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इस केस की चार्जशीट में शायद संजू का नाम ना हो, लेकिन मयूर और दीपक को गुमराह करने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। इस उम्र में माँ बाप का अपने बच्चों को वक्त देना, उनके अच्छे बुरे को समझना बेहद जरूरी है। इस केस में भी अगर माँ बाप और बच्चों के बीच में ऐसा संवाद, ऐसा कम्युनिकेशन हुआ होता तो शायद ये जुर्म होता ही नहीं। मयूर और दीपक के खिलाफ पुलिस ने जुवेनाइल एक्ट के तहत चार्जशीट फाइल कर दी है। जुवेनाइल क्राइम आज के दौर की एक गंभीर समस्या है। जरूरी है कि हम इसकी गंभीरता को समझें और इसे एक जुर्म की तरह से नहीं बल्कि एक सामाजिक समस्या की तरह से देखें। संवाद बेहद जरूरी है उम्र की उस दहलीज पर खड़े बच्चों से जो ना बच्चे हैं ना बड़े। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।